हेलो, आदाब, गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज खास मेहमानों को हमने मधु किया है ताकि आप उनसे इंस्पायर हो सके। साथ ही कोरोना के जैसे जैसे केसेस कम होते हुए जा रहे हैं तो किन किन बातों का एहतियात हमें रखना है और एक और नए बीमारी की तरफ भी हमें मुतवज्जे हो जाना चाहिए जो बच्चों को लेकर सामने आ रहे हैं, जिसका नाम ब्रोंकियोलाइटिस है। इस हवाले से हमने आज खास मेहमान को मधु किया है, डॉक्टर साहब को, जो कि पेडियाट्रिशियन है। उनसे हम पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये बीमारी क्या है। और कहा जा रहा है कि कोरोना के बाद जो बच्चे हैं उनकी आंखों में जलन और इस तरह की अलामात भी उनके अंदर पाए जाते हैं, तो ये किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं या नहीं, इस हवाले से हम सवाल करेंगे। और दूसरी तरफ जैसा कि जिंदगी चल रही है तो हम भी इस जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिसमें हमें आपका ताउन दरकार है। ताउन इसलिए दरकार रखी हम बात करते हैं क्योंकि कोरोना की केसेस लगातार कम हो रहे हैं। 14,000 से भी कम और ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं। आज की बात अगर करेंगे तो 14,000 से ज्यादा केसेस मंजर आम पर आए हैं, लिहाजा एक खुश आइंद बात है। और स्कूल तो अब खुल ही रहे हैं और जिंदगी जो है पटरी पर लौटती हुई जा रही है। इसीलिए हम फिर से चलती रहेगी जिंदगी के तेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि कोई ऐसी शख्सियत, जैसा कि हम पहले जैसा तेवर की बात इसलिए कही जा रही है और मैं इस बात को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि पहले चलती रहेगी जिंदगी जब आप देखते थे तो हम खास मेहमानों से और खास शख्सियत ने जिन्होंने कुछ खास किया है अपने इरादों के जरिए, अपने जज्बे के साथ, ताकि वो सोसाइटी को एक नई समत दे पाए, नया रुख दे पाए। और इस रुख से क्या कुछ बदलाव हो पाएगा या हो रहा है वो बहुत अच्छी बात होती। इसीलिए आज हम जम्मू कश्मीर से एक मेहमान को लेकर आए हैं आपके सामने। उन्होंने एक ऐसा मिशन छेड़ा है जो जम्मू कश्मीर की खवातीन को मजबूत बनाता है, ना सिर्फ मजबूत बनाता है, और हम चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी दिखाई जाएं जिससे नाजरीन को ये अंदाजा हो कि दरअसल हम क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ खवातीन हैं, कुछ लड़कियां हैं और ये बाइकर भी आप एक टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ये बाइकर भी हैं, साथ ही रिसर्च स्कॉलर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और एक मिशन है, उस मिशन का नाम शक्ति है, उसकी फाउंडर भी हैं। तो इस मिशन के कयाम के पीछे क्या मकसद है, आज हम इन बाइकर से समझने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर की फिजा में ये बाइक उड़ाती फिरती हैं, साथ ही इनके लिए एक और डिजिग्नेशन इनमें जुड़ जाता है, माउंटेनियरिंग भी ये करती हैं। तो आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनका ये जुनून जो है कहाँ से शुरू हुआ और ये कुछ लोगों को, कुछ लड़कियों को ट्रेन भी करती हैं। तो ये ट्रेनिंग उन्होंने कब से इसकी शुरुआत की और इसके पीछे क्या मकसद है, इसका नाम मिशन शक्ति कैसे पड़ा, ये तमाम चीजों को हम समझेंगे, जिनका नाम है प्रीति चौधरी। आप अब से कुछ देर बाद उन्हें टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। प्रीति, बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए, मोस्ट वेलकम। साथ ही साथ एक और खास मेहमान दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बिलाल खान साहब से। आप पेडियाट्रिक हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी इस्तकबाल है इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। प्रीति, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी चूंकि जो नाजरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको फिर से मैं बता दूं कि प्रीति चौधरी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं और फर्स्ट फीमेल बाइकर के तौर पर भी जानी जाती हैं। साथ ही इन्होंने एक मिशन शक्ति का कयाम किया है और इस मिशन शक्ति के कयाम के पीछे क्या मकसद है हम प्रीति की ज़बानी ही जानना चाहेंगे। और ये कब कयाम अमल में लाया गया, प्रीति बताइएगा। और इसमें अभी आप कितनी लड़कियों को ट्रेन करती हैं और क्या मकसद है, सबसे पहले बताइए। धन्यवाद सना आपका मुझे अपने शो में बुलाने के लिए सबसे पहले तो। और जहां तक मेरी बात है और मिशन शक्ति की बात है, जम्मू कश्मीर में आज तक पहले मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि फीमेल्स जो हैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग, आप एक लड़कियों का झुंड कह लो या एक ग्रुप कह लो, कभी मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हुआ, ड्रिल करता हुआ, फौजियों की तरह अपने आप को तैयार करता हुआ देखा हो। तो मेरा हरदम यही सपना रहता था कि समाज में कुछ अलग किया जाए, कैसे समाज की तस्वीर बदली जाए। तो उस बदलाव में मुझे हमेशा ये लगता था कि लड़कियां यूनिफॉर्म पहनी हुई दिखनी चाहिए मुझे, और उनका नंबर हमेशा बहुत कम होता है। हमें कभी कहीं लेके जाया जाता है बॉर्डर पे तो जवान दिखते हैं वहां पे, फौजी जो है वर्दी में, लड़कियां बड़ी कम दिखती हैं। तो हमेशा मुझे वो खटकता रहता था कि यूनिफॉर्म में लड़कियों की नंबर इतना कम क्यों है, उनको क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता कि आप देश की वर्दी पहने, देश की सेवा करें, बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करें। वो मेरे दिमाग में था, तो उस विचार को डेवलप किया मैंने, उस विचार पे थोड़ा सोच विचार करके मिशन शक्ति करके एक नया आयाम जो है लड़कियों के लिए लाया। दिसंबर के महीने में मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। कौन से दिसंबर? मकसद ये अभी गुजरा हुआ दिसंबर?
बिल्कुल बिल्कुल 10 दिसंबर 2021 में हमने इसकी शुरुआत की है। अच्छा। और शुरुआत में इसको 4 महीने का प्रोग्राम देके मिशन शक्ति जम्मू, अ 4 month प्रोग्राम फॉर विमेन्स हु एस्पायर टू जॉइन इंडियन आर्मी और पुलिस तो क्या इसके लिए कुछ आप चार्जेस भी करती हैं या नहीं, या फ्री ऑफ कॉस्ट सबको सिखाती हैं, सबको साथ लेकर चलती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये 4 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली इतना सशक्त बनाया जाएगा, इतना स्ट्रांग बनाया जाएगा कि आने वाले समय में जो 150 और 200 की संख्या के बीच में ये लड़कियां यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हैं, जम्मू कश्मीर की जो बच्चियां आने वाला भविष्य बनने वाली हैं, वो आने वाले समय पे 200 को मल्टीप्लाई करके कई गुना बढ़ा के अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम करें और लड़कियों को एम्पावर करने की कोशिश करें। नॉर्मली ऐसा विचार कभी भी मैंने नहीं देखा अपने जीवन में कि लड़कियां अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बना रही हैं। सेल्फ डिफेंस एक कंपोनेंट होता है और अपने आप को देश के लिए समर्पित कर देना, देश की वर्दी पहनना दूसरा कंपोनेंट है। तो मेरा इरादा यही था कि लड़कियों को इतना सशक्त बनाया जाए, एम्पावर करके। हाँ, तो इस इरादे में दूसरे लोगों का क्या साथ आपको मिल रहा है? जैसा कि आपने कहा कि 100 से 200 लड़कियां अभी आपके मिशन शक्ति में शामिल हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि आगे इनकी तादाद बढ़ेगी। तो क्या इन लोगों को ट्रेंड करने में आप किसी और का भी सहारा लेती हैं? इन्हें कौन ये तमाम चीजें सिखाता है? आप खुद सिखाती हैं? जी बिल्कुल, बाइकर होने के नाते मैंने बहुत सारी लड़कियों को बाइकिंग के लिए ट्रेन किया है और उनका जो जिंदगी को देखने का नजरिया है वो बिल्कुल बदल चुका है। एक आम बच्ची जो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचती है कि ये मेरे जोन में फिट होता है कि नहीं, मैं लड़की हूँ, मुझे ये करना है कि नहीं, उस चीजों से उठ के वो कहीं ऊपर उठ के आ चुके हैं, जिनके सामने ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि इक्वालिटी का कंसेप्ट उनको समझ में आ चुका है। लड़कियों के लिए कोई काम ऐसा नहीं जिसके लिए वो मनाही कर सके या समाज आपको करने नहीं देगा। हमारे सामने एक सवाल रखा जाता है, वाई। कभी कोई काम आप समाज के सामने लेके आते हो, अपने परिवार के सामने लेके आते हो, तो आपको बोला जाता है क्यों करना है आपको। हाँ। तो मैंने वो ऐसी फौज खड़ी की है जो वाई पूछने से पहले बोलती है वाई नॉट, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, हम गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी, बट क्यों नहीं, हमें करना है। तो जो बाइकर टीम है मेरे साथ, 8 की 10 बच्चियां हैं जिनको मैंने ट्रेन किया था, आज वो मेरे साथ हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। टीम मिशन शक्ति में वो हैं और ये वही लड़कियां हैं जो पूरे टीम मिशन शक्ति को और प्रोजेक्ट मिशन शक्ति को चला रही हैं। इस हवाले से और कई बातें आपसे करेंगे कि आपने जब शुरुआत की और जब बच्चियों को, लड़कियों को इकट्ठा करना शुरू किया, तो उस वक्त वो क्या बेझिझक आपके साथ जुड़ती हुई चली गई या फिर कुछ संकोच उनमें देखा गया? नहीं, इस तरह के कई सवाल करेंगे। डॉक्टर बिलाल खान साहब, आपके पास मैं आती हूँ। ये फिटनेस की भी बात कर रही हैं, साथ ही एक बेदार करने की भी बात इन्होंने कही, क्योंकि लड़कियां हैं और आप पेडियाट्रिक हैं, छोटे बच्चों का इलाज करते हैं। कोरोना दौर इस वक्त चल रहा है और अभी एक नई बीमारी के तौर पर ब्रोंकियोलाइटिस सामने है। इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है, क्या छोटे बच्चे ज्यादा इससे मुतासिर हो रहे हैं? ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसके बारे में जरा तफसील से बताइएगा। और एक और रिपोर्ट ये पढ़ रही थी मैं जिसमें बताया जा रहा था कि कोविड के बाद बच्चों के आंखों में जलन सी महसूस होती है, वो इस तरह के सिम्टम्स उनमें दिखाई देते हैं। तो ये तमाम चीजें क्या हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा मेरे फेलो स्पीकर को जिन्होंने मिशन शक्ति स्टार्ट किया है। आई थिंक हर नेम इज प्रीति, एम आई राइट? जी काफी इनोवेटिव है और एनकरेजिंग है एक्चुअली। और अभी उन्होंने एक वर्ड बोला था, मैं लड़की हूँ, और आई थिंक एक कांग्रेस के पॉलिटिकल हो जाएगा, बट मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। हाँ, मेरे जहन में था कि मैं उस बात को दोहराऊं। इन्होंने कहा लड़की हूँ क्यों नहीं कर सकती हूँ, उस नारे को थोड़ा सा इन्होंने बदला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैं अल्लाह से, भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनके मिशन शक्ति को और शक्ति मिले और ये ऐसे आगे बढ़ती रहे। दूसरा, ये मैं आपके सवाल पे आऊँ। मैं एक्चुअली आपने किसी डिसीज का नाम लिया और मैं उस चीज को समझ नहीं पाया कि आपने क्या नाम लिया। क्या ये कोविड से जो रिकवर हुए बच्चे हैं, एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि उन्हें ब्रोंकियोलाइटिस जैसी कोई बीमारी हो रही है। तो ये ब्रोंकियोलाइटिस क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। अगर आपके रिसर्च के सामने आपके रिसर्च में ये कुछ आया हो, आपको इस हवाले से कुछ जानकारी मिली हो, तो शेयर करिएगा। जी देखिए, जब जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड में जनरली क्या होता है कि लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता था। जो फर्स्ट वेव में देखा मिनिमम था, सेकंड वेव में देखा कि लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा था।
जो अब थर्ड वेव जो ओमाइक्रॉन वेव आई है उसमें एडल्ट डाटा ये कहता है कि भाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, यानी कि जब आप नाक, मुंह और जो विंड पाइप होता है, जो सांस लेने की नली होती है, उसमें इफेक्ट ज्यादा है, लंग का इन्वॉल्वमेंट कम है। और इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि इस बार एडमिशंस बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन कम है, इवन द जो मोर्टेलिटी बहुत कम है, ठीक है, आईसीयू एडमिशंस की बहुत की संख्या कम है। तो अब इसमें बेसिक डिफरेंस हमें समझने की ये जरूरत है कि जो एडल्ट का विंड पाइप होता है वो उसका जो डायमीटर होता है वो काफी ब्रॉड होता है, ठीक है ना, तो काफी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द स्मॉल किड्स जो अभी टोडलर हैं या और मतलब जनरली 5 साल से कम उम्र के बच्चों की अगर हम बात करें जी। तो उनका जो एयर विंड पाइप का डायमीटर है वो बहुत छोटा है, और जिसकी वजह से उसमें जरा सा भी जो ओमाइक्रॉन है या जो भी इम्पैक्ट कोविड कर रहा है उसको, तो वो वहां पर स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग को होने की वजह से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसी एक्चुअली जब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखेंगे इसको बोलते हैं ब्रोंकस, और का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको बोलते हैं ब्रोंकियो, उसी के स्वेलिंग को हो जाने को ब्रोंकियोलाइटिस बोलते हैं। और चूंकि अपर ये इस वाले पोर्शन को हमारा ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, इसलिए बच्चों में इस बार कोविड जो है वो ब्रोंकियोलाइटिस जैसे प्रेजेंट ज्यादा कर रहा है। जी, तो इससे मुहतात रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। इससे होके एक्चुअली बच्चों में सांस लेने में दिक्कत बहुत ज्यादा होती है, और इनफैक्ट उन्हें कभी कभी कुछ आईसीयू में एडमिट होना भी पड़ सकता है। क्योंकि बच्चे तो ऐसे हैं कि वो बता भी नहीं पाते ना, तो ऐसे में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर उन्हें परेशानी क्या है। जब बच्चा रोता है तभी लगता है कि परेशानी, सांस लेने में तकलीफ है, कोई नहीं जान सकता। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? हेलो, इसमें मैं पेरेंट्स के लिए ये कह सकता हूँ कि इसको समझने के लिए ये है, देखिए नॉर्मली ऐसे बच्चों को नॉर्मल छोटा मोटा फीवर, कफ कोल्ड से स्टार्ट होता है उनका, और उसके बाद उनको फास्ट ब्रीदिंग, उनकी सांस तेज चलने लग जाती है, और आप ये देखेंगे कि जो उनके पसलियों का निचला वाला हिस्सा है उसमें गड्ढे पड़ने लग जाते हैं। अच्छा। या आप एक उनकी जो ब्रीदिंग पहले होती थी, जो उसमें बिल्कुल शांत ब्रीदिंग होती थी, अब आप उसमें सुनते हो कोई नॉइज आती है जब बच्चे सांस लेते हैं। तो आई थिंक ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिखता है कि बच्चे की पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, या फिर उसकी सांस में जो आवाज आ रही है, या बच्चा बहुत तेज सांस ले रहा है, साथ में बच्चे ने खाना पीना कम कर दिया है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, आई थिंक ये साइन है कि शायद रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम ब्रोंकियोलाइटिस की बात कर रहे हैं, ब्रोंकियोलाइटिस या कोई और। तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए पेरेंट्स को, सरपरस्तों को, बच्चों को लेकर जो अभी मशवरे फराहम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद प्रीति आपके पास भी लौटेंगे, डॉक्टर बिलाल साहब कई सवाल आपसे भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चलती रहेगी जिंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज हमारे दरमियान है प्रीति चौधरी, जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक है, मिशन शक्ति की फाउंडर हैं, साथ ही बिलाल खान साहब पेडियाट्रिक है, हमारे दरमियान मौजूद है। प्रीति, मैं आपके पास आऊँ, मिशन शक्ति के हवाले से मैं कई सवाल करूँ, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें हमने, विजुअल्स जो हमने अपने नाज़रीन को दिखाई हैं वो बड़े इंप्रेसिव हैं। आप बाइकर भी हैं, बाइक चलाती हैं, ये जुनून कब से शुरू हुआ और कितने किलोमीटर की अभी आपने दूरी जो है बाइक से तय कर ली है? फीमेल बाइकर जो है ना बहुत कम मिलते हैं, ये कब और ये खुमार जो है आप पर कब और कैसे छाया, जरा बताइएगा। ऐसा कुछ मन में स्पेशल विचार नहीं था, बचपन से ही एक आदत थी कि घर में जो भाई करता है वो मुझे भी करना है, या फिर लड़कियों को किसी काम से रोका क्यों जाता है और सबसे अलग करना है। विजुअल भी साथ ही साथ दिखाएं प्रीति के साथ, ताकि लोग कनेक्ट हो पाएंगे और जान पाएंगे कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं। हाँ प्रीति बोलिए। मुझे भीड़ में अपने आप की पहचान ढूंढनी थी, भीड़ में आइडेंटिफाई होना था कि वो जा रही है, उसका नाम प्रीति चौधरी है, वो उसके पिताजी जा रहे हैं। हाँ। तो उस पहचान को ढूंढने के चक्कर में बचपन में पिताजी के स्कूटर पे हाथ डाला था। मुझे लगता है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी तो घर में स्कूटर होता था, तो छोटे बच्चे को आगे बिठा देते थे कि आप हैंडल घुमा लो तो आप खुश हो जाओगे। वो एक बार ऐसा हैंडल घुमाया कि आदत छूटी नहीं। उसके बाद समय ऐसा आता गया कि अपॉर्चुनिटीज मिलती गई, और आहिस्ता आहिस्ता बाइक पे हाथ जमा लिया अपना, और आज तकरीबन 15 वर्ष हो गए मुझे बाइकिंग करते हुए। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा कोना नहीं है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून और पूरे भारतवर्ष का मैंने भ्रमण कर लिया है। अगर बात की जाए थोड़ी ईस्ट साइड की, तो वो अभी तक टच नहीं कर पाई हूं मैं, बाकी पूरा भारत मैंने अपनी बाइक पे भ्रमण किया है। पहले मैं सोलो बाइक करती थी। 2017 में बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब के साथ मैंने पहली एक क्लब की राइड की थी, जिसमें मैं जम्मू कश्मीर से कारगिल गई थी, कारगिल विजय दिवस के दिन। क्या बात, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी। तो क्या बाइक रेस में भी हिस्सा लिया है कभी आपने?
नहीं, जहां तक बाइक रेसिंग की बात है, बाइक संभालना और बाइक चलाना एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। तो मेरा शुरू से दिमाग में विचार ये रहा है कि समाज में लोगों को अवेयर किया जाए। आए दिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में नहीं पता, ट्रैफिक के नॉर्म्स के बारे में नहीं पता। तो जो आने वाली नौजवान पीढ़ी है, जिनको बहुत जल्दी उनके माता पिता बाइक ले देते हैं, तो बाइक के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए लड़कों में भी और लड़कियों में भी, उसकी थोड़ी कमी है। तो मुझे ये रेसिंग के बजाय इसमें इंटरेस्ट है कि डिसिप्लिन्ड बाइकिंग, रोड पे जब 10 बाइकर या 15 बाइक एक लाइन में चल रही हो तहजीब के साथ, वो नजारा ही कुछ और होता है। आप उससे उनकी मेच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हो कि कितने रिस्पॉन्सिबल प्राउड फील होता है, रोड को समझ रहे हैं। प्राउड फील होता होगा ना कि आपने बताया कि ईस्टर्न एरियाज को छोड़कर आपने बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर लिया है, तो बहुत प्राउड फील होता होगा कि हमेशा हम देखते हैं कि मेल जो है बाइकर्स वही लद्दाख और इधर पूरे साउथ इंडिया और इधर उधर को कवर करते रहते हैं, फीमेल बाइकर से कम ही मुलाकात हो पाती है। तो क्या कभी डर वर लगा निकलते हुए, जब सोलो बाइक आप सोलो बाइक के हवाले से जब आप निकली, तो डर तो नहीं लगा ना? जब आप बाइक पे होते हो तो आपको एक ही चीज का एहसास होता है, हाँ। पंख, कि आपको पंख मिल गए हैं और आप हवा में उड़ रहे हो, हवाओं से बातें कर रहे हो। हाँ। कुदरत ने एक ऐसी शक्ति आपको दे दी है, एक ऐसा पंख आपको लगा दिए कि आप आजाद परिंदे की तरह उड़ सकते हो। कभी भी ये एहसास आपके मन में नहीं आएगा कि मुझे कोई बांध सकता है, मुझे कोई रोक सकता है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि मैं वो आजाद परिंदा हूं जिसके पंख कभी कोई काट नहीं सकता। तो जब मैं वो बाइक चलाती हूँ, मुझे अपने पिताजी के उस शब्दों का एहसास होता है, और ये एहसास होता है कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, और मैं समाज में अगर ऐसा कुछ करके लोगों को इंस्पायर कर सकूं, 10 और लड़कियों को ये आजादी का एहसास करवा सकूं, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो डर तो कहीं आता ही नहीं है। अच्छा, नहीं, डर खुद में नहीं आता, लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं वो डर कहीं ना कहीं दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? बहुत बार जब आप ग्रुप में राइड करते हो तो बहुत लड़कों की ईगो पे हो जाता है हर्ट, की एक लड़की कैसे बाइक चला सकती है और एक लड़की हमें लीड कैसे कर सकती है। 80 लड़कों के ग्रुप को या 100 लड़कों के ग्रुप को लीड करना है, और लीड में आगे एक लड़की चला रही है, तो क्या हम इसकी स्पीड से अपनी स्पीड को मैच करेंगे? तो बहुत बार लड़कों को ऐसा लगता है ईगो हर्ट होता है, क्यों बैठाया गया है, ईगो हर्ट हो जाता है कि लड़की इसको आगे नहीं रखना चाहिए। ये मतलब साथ में चल सकती है लेकिन लड़कियां आगे ना हो। आपने ये पाया समाज में। बिलाल खान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, अगर उनकी माँ को डिलीवरी से पहले या डिलीवरी के वक्त भी कोरोना हो, तो ऐसे में क्या कुछ ध्यान रखने की उन्हें जरूरत है? देखिए, प्रिकॉशंस जो हैं वो ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है, कि किस तरीके से। बट जो आपने सिनारियो बताया है वो बड़ा पेक्यूलियर सिनारियो है, कि जहां आप न्यूबॉर्न बेबी और मदर को अलग करना, डिटैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर तो मदर जो है वो इन्फेक्टेड है और उसको कोई और केयर टेकर है बच्चे के पास में, फैमिली में ऐसे कि जो उनको एक्सप्रेस्ड मिल्क मिला सकते, एक्सप्रेस्ड मिल्क उनको दे सकते हैं या टॉप फीडिंग करा सकते हैं, अगर वो भी इंडिकेटेड है, अगर मदर की ज्यादा हालत खराब है या उनको आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है, तो सेपरेशन एडवाइजेबल है। अदरवाइज सेपरेशन इज नॉट एडवाइजेबल। इस कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं कि बच्चे की फीडिंग और ये सब सारी चीजें इफेक्टेड हो। क्योंकि इनिशियल टच जो कनेक्शन है मदर का और बेबी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर एक बार टूट जाता है तो वो थोड़ा सा फिर बाद में फीडिंग इश्यूज बहुत होते हैं, या थोड़े से इमोशनल डिप्रेशन बच्चों का या मदर को, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, कोई अच्छी चीज है नहीं उसके। तो मेरे हिसाब से मदर सिर्फ क्या करें कि अपने को मास्क लगाएं और अपने हैंड को अच्छे से, अपने हैंड्स को साफ करें, बच्चे को फीड खुद कराएं, और फिर जब उसके बाद फीड करा दें तब एक 6 फीट की दूरी पे बच्चे का जो भी जगह हो सोने का या उसके लिटाने का। एक जनरल क्वेश्चन ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज के हवाले से अगर हॉस्पिटलाइज हैं उनकी माँ और फिर उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाती हैं, लेकिन कहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, सेहतमंद है या नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? क्या जिन डॉक्टर के अंडर में वो कंसल्टेशन ले रहे थे उनसे एक बार जांच कराने की जरूरत होती है या नहीं होती? क्योंकि कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कई शुभात माँ बाप के जहन में होते हैं कि हमारा बच्चा एक्चुअल में सही है या नहीं सही है, तो इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखिए, छोटे बच्चे जो बिल्कुल नवजात होते हैं या जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होते हैं, उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
किसी भी और खास तौर पे उनको जो नए अभी माता पिता बने हैं, ठीक है, अगर न्यू कपल है जिनका पहला बेबी है, तो उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। हाँ, घर में अगर कोई बुजुर्ग है जैसे दादी नानी साथ में होती है तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको समझने में थोड़ा सा आसानी होती है। अदरवाइज आई थिंक सबसे बेस्ट और सेफ मेथड यही है कि आप अपने पीडियाट्रिशियन से कोई भी, चाहे वो आपके हॉस्पिटल। मैं चाहूंगी जी प्रीति, मैं चाहूंगी कि लास्ट में आप कुछ ऐसा कमेंट करें जो लोग देख रहे हो ये समझ पाए कि लड़कियों के अंदर जो शक्ति है वो मिशन शक्ति में दिख रही है। Step out of your zone and live it for yourself. अपने लिए कीजिए, अपने समाज के लिए कीजिए और देश के लिए कुछ ऐसा कर गुजरिए कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। क्या बात है, आपके इन अल्फाज को सलाम और न्यूज़ 18 उर्दू आपके लिए नेक तमन्ना गो है, नेक तमन्नाओं का इजहार करता है। बहुत शुक्रिया प्रीति और बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिलाल खान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।